हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 107 तक देख लिया था। तो 108 से यानी कि टोटल जो पूरे क्वेश्चन होते हैं उसमें 107 तक हमने देख लिया। तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं रिमेनिंग उनको हम फाइनल कर लेते हैं और ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसको देखा कि इसके क्वेश्चन बचे हुए तो मैंने सोचा पहले इसका कंप्लीट कर देती हूँ, इसके बाद नया टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जीएस का है ये, जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर। तो उसी के 107 तक क्वेश्चन कंप्लीट है और 108 से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। ऑप्शन ए AMW, बी CWG, सी AS या डी BSHW। तो ये क्या है, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे क्वेश्चन या कुछ ऐसी शब्दावली देख लेते हैं जो हमने कभी ना पढ़ी हो या कहीं पढ़ी हो तो हमें उतना याद नहीं रहता है। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सी शब्दावली है और इसको क्या मतलब है। ठीक है, देखिए जो हम इस क्वेश्चन को जो हमने देखा इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा है, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का है। तो ये इसका वर्गीकरण है कोपेन के अनुसार, इसीलिए उन्होंने ये अपना वर्गीकरण बताया CWG। ठीक है, CWG का क्या है कि ये उनकी एक शब्दावली है, एक क्लास है जिसके द्वारा उन्होंने इसे डिफाइन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। सेकंड कह रहे हैं कि वर्तमान में अंटार्कटिक में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती हैं। इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। हम लोग गंगोत्री को ज़्यादातर सोच लेते हैं कि उत्तराखंड में एक स्थान है गंगोत्री, उसके बारे में, लेकिन एक ये मिशन है या कह सकते हैं कि शोध केंद्र है, उसका नाम भी गंगोत्री, भारती और मैत्री है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने पूछा है फिलहाल कि असत्य कथन है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, सी केवल सेकंड और डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य है और कौन सा नहीं। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, लेकिन आंसर हमें असत्य बताना है, तो आंसर हमारा बी रहेगा। लेकिन क्यों, पहले उसका कारण जानते हैं। क्योंकि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इन्होंने भी क्या कहा है कि दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ठीक है, इसके बाद में इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। अंटार्कटिक में भारत के वर्तमान में परिचालित अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती हैं। मैत्री की स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1988-89 में, तथा भारती की स्थापना आपकी वर्ष 2012 में की गई थी। तो सबसे जो लेटेस्ट में है वो आपका मैत्री है। लेकिन कथन यहाँ दोनों सत्य हैं, पर इन्होंने पूछा कि कौन सा असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु में, बी कोलकाता में, सी नई दिल्ली में या डी हैदराबाद में। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है वो आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। अब इन्होंने सही सुमेलित नहीं पूछा है। ऑप्शन है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, बी विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, सी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 20 अप्रैल और डी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। आपको पता है कि UPPCS में डेज जो दिवस होते हैं उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा कि इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है या युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका इन्होंने यहाँ पर 20 अप्रैल कर दिया है, जबकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा और ये 20 नहीं रहेगा, ये यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है। सेकेंड है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो सत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना सेकेंड।
पहले आप मोटा मोटा अगर अपने हिसाब से देखेंगे और ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है, इन्होंने ये यहाँ पर जो आंसर है वो बताया है। तो समान रूप से तो नहीं वितरित होगा, क्योंकि कहीं कहीं वर्षा की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पेड़ पौधे, घास फूस जो बोलते हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा है ना। जहाँ पानी की मात्रा कम होती है तो आप देखते हो जैसे कि पथरीली जगह है वहाँ पानी की मात्रा कम है। इसके बाद में अगर मात्रा भी है तो वहाँ पत्थर वगैरह है तो वहाँ पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, सब बह कर नीचे आ जाता है, तो वहाँ पेड़ पौधों की अधिकता नहीं रहेगी। तो कैसे जैव विविधता का मतलब क्या है? डिफरेंस स्पीसीज के पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ियाँ सब होनी चाहिए, वो जैव विविधता होती है ना। तो वही इन्होंने कहा यहाँ पर कि जो आपका कथन फर्स्ट है वो सत्य नहीं है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और निम्न जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर सारे साल बर्फ रहती है, वहाँ पेड़ पौधों की मात्रा हो ही नहीं पाती। ज़्यादा ठंड से भी तो पेड़ पौधे मर जाते हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी से सूखे वाले क्षेत्र में, डेजर्ट एरिया में नहीं होते हैं, वैसे ही क्योंकि डेजर्ट में बालू है, पानी की मात्रा वहाँ रुकती नहीं है, तो पेड़ पौधे हो ही नहीं पाते ज़्यादा, है ना। मतलब पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा हो नहीं पाती है, कम रूप में होते हैं सब अगर देखा जाए और जगह की अपेक्षा। वही इन्होंने कहा कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो कथन सेकेंड आपका सही है, क्योंकि उधर सारे साल बारिश होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ये ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो आपको पता चलेगा। जो बीच में इक्वेटर है, ऐसे करके आपकी पृथ्वी जो ग्लोब बताते हैं और बीच में इक्वेटर है, तो फिर किधर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उधर ही आपकी जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में होगी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारक है? आंसर ए प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस गैसें, सी ओजोन परत का क्षरण, या डी उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, ओजोन परत का क्षरण भी हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखते हो कि जिस मौसम में बारिश नहीं होती उस मौसम में भी बारिश होती है, जो बारिश का मौसम है उसमें कभी कभी बारिश नहीं होती, सूखा होता है। इसके बाद में कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, तो यही इसका मेन कारण है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये हमारी सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और ये राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बाल प्रक्रम मेघालय या पक्रम, बी चंदौली महाराष्ट्र, सी हेमिस लद्दाख, डी अंसी कर्नाटक। अब इसमें से अगर आपको एक दो आंसर पता है तो आप इसमें से सही कूट निकाल ले जाओगे, यानी सही आंसर इसका बता दोगे। देखिए इसमें आपको मिलान तो वैसे सोचना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको पकड़ में आना चाहिए वो आना चाहिए हेमिस। हेमिस आपका लद्दाख क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है। C3, अब C3 इन्होंने दो ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको एक चीज़ और भी पता, अंसी भी आपका कर्नाटक में ही है। ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी कि सभी सही सुमेलित है, कोई भी यहाँ पर गलत सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो कूट के द्वारा आंसर निकलेगा वो ऑप्शन ए निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य तप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन ए जैविक अपक्षय, बी रासायनिक अपक्षय, सी यांत्रिक अपक्षय, या डी इनमें से कोई नहीं, या अपक्षय या अपक्षय, है ना। तो देखते हैं, यहाँ इन्होंने कहा कि सूर्य तप और आपका तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो अपक्षय आपका 3 प्रकार का होता है, रासायनिक अपक्षय यानी ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन, सेकेंड आपका यांत्रिक अपक्षय यानी सूर्य तप, तुषार तथा वायु द्वारा, थर्ड आपका हो जाएगा जैविक अपक्षय, मनुष्य जीव जंतुओं द्वारा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी, यानी कि यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसी में सूर्य तप, तुषार तथा वायु आते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा यांत्रिक अपक्षय। जैविक में जीव जंतुओं मानवों द्वारा अपक्षय जो होता है या विघटन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण, बी जलवायु परिवर्तन, सी व्यापारिक संधि, या डी आतंकवाद के खिलाफ। तो देखिए जो C40 शहर इन्होंने जो बताया कि C40 शहर हैं वो आपके विश्व के बड़े शहरों का एक समूह है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। 80-40 शहरों की कुल जनसंख्या लगभग 300 मिलियन है। तो यह विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 20% है। अब सबसे ज़्यादा जो चुनौती है, जैसे आतंकवाद एक चुनौती है, उससे ज़्यादा आपका आतंकवाद तो पहले से भी रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई चुनौती है तो वो आपका जलवायु परिवर्तन है ना, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही, जितना विकास हो रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ता ही जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। आंसर है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, बी पृथ्वी सम्मेलन 1992, सी स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन 1972 या डी रियो +20 सम्मेलन। तो देखिए, इन्वायरमेंट के ये जितने भी सम्मेलन हैं, जितनी समझौते हैं, जितने की आपकी संधियाँ हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं और यही इनमें क्वेश्चन में डालते भी हैं। तो आपको एक बार ना पूरे लाइन से सारे क्वेश्चन कहीं लिख लीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है, समितियाँ लिख लीजिए, समझौते लिख लीजिए, संधियाँ लिख लीजिए, या कोई अनुबंध हुआ वो लिख लीजिए, उससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, फिलहाल हम इसकी आगे आंसर की। तो जो इन्होंने बताया कि द फ्यूचर वी वांट का मसौदा आपका जो है रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूर्व होने के उपलक्ष्य में जून 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन है। आंसर फर्स्ट, ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका में देखा गया। बी ऑप्शन है ओजोन छिद्र को मापने की इकाई डॉप्सन मीटर है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र में वृद्धि सबसे अधिक सितंबर-अक्टूबर माह में देखी गई। डी है आपका कि ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब हमको यहाँ पर असत्य कथन बताना है, यानी कि एक असत्य होगा और सारे आपके सत्य हैं। ठीक है, ओजोन छिद्र के संबंध में विकल्प डी आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारक क्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, एक को बोलते HFC, एक को बोलते CFC। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC जो आपकी होती है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है। इसके बाद में हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म व मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। सोचिए कितनी भयानक है। तो इसके अतिरिक्त जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी ओजोन परत में छेद की समस्या उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और आप गैस याद रखना, क्लोरीन जो सबसे खतरनाक इसमें रोल निभाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI जारी किया जाता है। ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, बी UNEP द्वारा, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा या डी IMF द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होना चाहिए इसका कि जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है वो आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 2002 से किया जा रहा है। ये विभिन्न देशों का वैश्विक सतत पर्यावरण विकास का दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत उनके पर्यावरणीय चेतना, कार्य आदि के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। और आपका वर्ष 2022 के पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक में भारत को अंतिम स्थान 180वें स्थान पर रखा गया है। और यह रिपोर्ट जो है वो आपकी प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है, यानी 2022 में जारी हुई थी, तो अब 23 नहीं 24 में जारी होगी। ठीक है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? ILO यानी कि आपको पता ही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनके आप हेडक्वार्टर अगर बताएंगे कमेंट में तो मैं समझूंगी कि शायद थोड़ा आप ध्यान देते हो। वैसे ऐसा नहीं कि मैं ही समझूंगी, आपको आना भी चाहिए। इनके हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो आप ना मुझे इनके हेडक्वार्टर बताइएगा। हो सके तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी बताइएगा। इन तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म
कि अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा से? ऑप्शन ए नियतिवादी, बी संभववादी, सी नवनियतिवादी या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नवनियतिवादी अवधारणा का जनक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है और इन्होंने प्रकृति के संदर्भ में दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं और नियतिवादी केवल प्रकृति श्रेष्ठ एवं संभववादी मानव श्रेष्ठ का खंडन किया तथा प्रकृति के संबंध में रुको और जाओ की अवधारणा दी, जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने और जाने के समान है। ठीक है, थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इन्होंने कहा है ना कि अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा से? तो नवनियतिवादी से है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। आगे बढ़ते हैं और पीडीएफ में आप जब पढ़ोगे डिटेल में तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। सेकंड कह रहे हैं कि अरावली जैव विविधता पार्क OECM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है। अब जब ये लोग पहला स्थल बोलते हैं ना तो ये काफ़ी हार्ड मतलब लाइन हो जाती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। और कभी कभी ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ लाइन लिखते हैं ना कि ऐसा लगता है कि ये सही होगा, लेकिन वो कई बार गलत होती है। कूट हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी ना दोनों फर्स्ट तथा सेकेंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। हरियाणा का अरावली जैव विविधता पार्क OECM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है। तो इस तरीके से जो आंसर सही होगा यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी पदछाप के नाप की इकाई है। ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हाफ्स क्यूबिक फुट या डी क्यूबिक टन। तो आप जानते होंगे पारिस्थितिकी पदछाप के नाप की इकाई आपकी भूमंडलीय हेक्टेयर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत शामिल नहीं है। सेकेंड, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायस द्वारा किया गया था। तो कूट आपका दिया गया है कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। कह रहे हैं कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। ये अपने आप में तो सही है, इन्होंने जो ये बोल दिया ना कि शामिल नहीं है, ये अपने आप में ही गलत वो बन जाता है लाइन। और जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया गया है। और विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अधिकता व विविधता पाई जाती है, अधिकता अत्यधिक और विविधता पाई जाती है, जिसे हम हॉट स्पॉट क्षेत्र बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो कहते हैं वो सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा ही किया गया था। बट जो इन्होंने कह दिया कि शामिल नहीं है, ये अपने आप में गलत है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाती है। ऑप्शन ए परितंत्र, बी भूपरितंत्र, सी पारिस्थितिकी पदछाप या डी निकेत या निश्चय से भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए जो आवश्यक जो न्यूनतम भूमि होती है वो पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। और ये पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। ये इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। तो भूमंडलीय हेक्टेयर हमने अभी बात की थी आगे, इसका मात्रक होता है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि पारिस्थितिकी पदछाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। सेकेंड है कि क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ था। तो सत्य कथन है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी दोनों फर्स्ट तथा सेकेंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए, वर्ष 1997 में, ठीक है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया
और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दोनों सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान था। अब क्योंकि ये करंट उसमें किया गया था तो इसको हम स्किप कर देंगे। करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं। देखिए, और सारे क्वेश्चन करंट के थे जो हमारे काम के नहीं है। और आपको पता है पीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं। ये लास्ट एक क्वेश्चन हमारा काम का था तो हमने इसको देख लेते हैं। बाकी क्योंकि रैंकिंग अपडेट होती रहती है मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, तो वो रैंकिंग फिर हमारे लिए लेटेस्ट काम की होती है, पुराने काम की नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आंसर है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, बी वर्ष 2024 तक हर घर में पीने योग्य जल, सी वर्षा के जल को एकत्रित करना, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं।